Year 2014। प्रश्न 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आइए जांचें कि दी गई परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इस जांच हेतु हम हर यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 343 में 7 का भाग जाता है, 7 चौको 28, बचा 6 63, 7 नमा 63, फिर 7 का भाग देंगे, 7 सतह 49, यानी 343 को हम 7 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं या इसे हम 7 की 3 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ 29/343 को 29/7 की 3 घात के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या 29/343 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। प्रश्न संख्या 2, द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 16 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b। इस सर्वसमीका के आधार पर हम x वर्ग ऋण 16 का विस्तृत रूप लिख सकते हैं या विस्तार कर सकते हैं। x सारे का वर्ग ऋण 4 सारे का वर्ग, हम जानते हैं कि 16 4 का वर्ग है। अब सर्वसमीका के अनुसार हम लिख सकते हैं x धन 4 x ऋण 4। यदि हम x धन 4 बराबर 0 ले लें तो x बराबर ऋण 4 लिखा जा सकता है, और यदि x ऋण 4 बराबर 0 लें तो x बराबर 4 लिखा जा सकता है। इस तरह से हमें x वर्ग ऋण 16 के 2 शून्यक x बराबर 4 तथा ऋण 4 प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 3, रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के संगत और उसका एक और केवल एक ही हल होने का प्रतिबंध लिखिए। दिए गए समीकरण युग्म में अनुपातों की जांच करने पर हम यह पता लगा सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या नहीं तथा उसका केवल एक ही हल है या अनेक हल हैं या कोई हल नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुपातों की तुलना यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि इस तरह से हो तो समीकरण युग्म संगत होता है एवं उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो इस तरह से समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना करने पर अगर अनुपात यह प्रतिबंध को फॉलो करते हैं या सत्यापित करते हैं तो समीकरण युग्म
संगत होता है तथा उसका केवल एक ही हल होता है। अन्य प्रतिबंधों में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो समीकरण युग्म संगत एवं अनेक हल होते हैं। और यदि प्रतिबंध इस तरह से है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 तो समीकरण युग्म असंगत होता है। साथ ही समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। तो प्रतिबंध A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 वह प्रतिबंध है जिसके कारण समीकरण युग्म संगत के साथ साथ एक अद्वितीय हल या केवल एक ही हल समीकरण युग्म का हो सकता है, तो यह प्रतिबंध सही है। समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है वह इस तरह से है। an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d, यहाँ a प्रथम पद, n संख्या और d सार्वंतर है। दी गई श्रेणी से चुनाव करने पर प्रथम पद 0.6, n 15वां पद यानी 15 और साथ में सार्वंतर या d या कॉमन डिफरेंस A2 ऋण A1, A2 1.7 दूसरा पद, दूसरे पद से हम पहले पद को घटाकर सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.7 से 0.6 को घटाने पर 1.1 हमें सार्वंतर के रूप में प्राप्त होता है। अब आइए श्रेणी का 15वां पद ज्ञात किया जाए। तो A15 इज इक्वल टू A यानी 0.6 धन n ऋण 1 यानी 15 ऋण 1 गुणा d यानी 1.1। तो A15 बराबर 0.6 धन 15 ऋण 1 14 गुणा 1.1 या A15 बराबर 0.6 धन, अब 14 और 1.1 का गुणा कर लिया जाए, 15.4 या A15 बराबर 0.6 और 15.4 को जोड़ेंगे, 0.6 और 15.4 16.0। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया है कि समांतर श्रेणी का 15वां पद 16 होगा। प्रश्न संख्या 5, बिना त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग किए साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान बताइए। आइए हल करें। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी अनुसार हम साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान बता सकते हैं। लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन साइन स्क्वायर 90 ऋण
25 डिग्री। हमने यहाँ 65 को 90 ऋण 25 के रूप में लिख लिया है। और अगले स्टेप में साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी यहाँ हम कॉस स्क्वायर 25 डिग्री अब लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगले स्टेप में इसकी वैल्यू 1 के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यह सर्वसमी का यह सूत्र भी हमें हमारी जानकारी में है। अतः इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो मान है, वो हमें 1 के रूप में प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 6, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 वर्गमूल 3 है। घन का आयतन बताइए। आइए हल करें। घन के विकर्ण की लंबाई 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर भुजा वर्गमूल 3। तुलना करने पर भुजा वर्गमूल 3 की तुलना हम 6 वर्गमूल 3 से करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। घन का आयतन बराबर भुजा की 3 घात, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। इसे हम 6 की 3 घात के रूप में लिख सकते हैं। और 6 की 3 घात 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छक्का 36 छक्का 216 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमने प्रश्न का हल कर लिया है। घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर के रूप में हमें मिल चुका है। प्रश्न संख्या 7, बहुलक को परिभाषित कीजिए। दिए गए किसी समूह में यदि किसी अंक की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वही अंक उस समूह का बहुलक कहलाता है। किसी समूह में जिस अंक की आवृत्ति एक बार हो वह अंक समूह का बहुलक कहलाता है। जैसे उदाहरण 2, 3, 2, 5, 7, 9 इत्यादि में 2 की आवृत्ति अधिकतम बार हो रही है। 2 की आवृत्ति 2 बार, इसलिए इस समूह का बहुलक 2 होगा। प्रश्न संख्या 8, एक सिक्के को यादृच्छा उछाला जाता है, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम 2 होते हैं और शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 होती है। प्रायिकता Pe बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा
कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर जब सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष आने के जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो एक शीर्ष एक बार आ सकता है, और कुल संभव परिणाम यानी शीर्ष और टेल, कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है। तो प्रायिकता शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होगी। प्रश्न संख्या 9, चित्र में DE पैरेलल BC, DE और BC समानांतर हैं, तो EC ज्ञात कीजिए। दिया है DE समांतर BC, तो हम जानते हैं कि AD अनुपात DB बराबर होता है AE अनुपात EC। अगर हम EC बराबर x मान लें तो चित्र से लिखा जा सकता है AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर बराबर AE 1 सेंटीमीटर, और EC हमने मान लिया है x सेंटीमीटर। वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर 1.5 गुणा x बराबर 3 गुणा 1 या 1.5x बराबर 3, या बाएं पक्ष से हम 1.5 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर देते हैं और वो दाहिने पक्ष में 3 के बटे में चला जाता है। तो लिखा जा सकता है x बराबर 3/1.5 और 1.5 का भाग हम 3 में देंगे तो भागफल हमारा 2 के रूप में आता है। तो इस तरह से EC बराबर जो हमने x माना था, EC की माप आ चुकी है, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 10, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा P की वृत्त के केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। बिंदु P की दूरी 10 सेंटीमीटर और हमसे कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो OQ वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है, यानी ये Q कोण 90 अंश का होगा। अब OQP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ भुजा लंब है, जिसे हम त्रिज्या कह रहे हैं OQ। वह आधार के रूप में है और वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी यानी OP कर्ण के रूप में है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के द्वारा हम OQ दूरी को, जो कि त्रिज्या है, की गणना कर सकते हैं। कर्ण की माप 10 सेंटीमीटर 10 का वर्ग, साथ ही लंब 8 सेंटीमीटर 8 का वर्ग, और आधार जो कि त्रिज्या है OQ का वर्ग 100 बराबर 64 धन OQ का वर्ग, या हम इसे लिख सकते हैं 100 ऋण 64, 64 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में करने पर OQ का वर्ग 100 ऋण 64 यानी 36 बराबर OQ का वर्ग। दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो 6 बराबर OQ
हमें मिल जाता है। तो त्रिज्या जो हमसे पूछा गया था, त्रिज्या की माप 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाती है।